मानव इतिहास के विरल महान वैज्ञानिक सर आइंस्टाइन हम सब के आदर्श रहे हैं। जीनियस डे हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। ये वो ही दिन है जिस दिन साल 1879 में महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। सच कहूं तो उनके लिए इस्तेमाल किया गया ये जीनियस शब्द भी फीका और ओछा लगता है। साल 1999 में टाइम पत्रिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी के खिताब से नवाजा था। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जुनूनी रूप से जिज्ञासु हूँ। एक पेटेंट क्लर्क के रूप में उनकी साधारण शुरुआत से लेकर एक छोटे से देश को चलाने के प्रस्ताव को ठुकराने तक हम आपको आइंस्टाइन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट से रूबरू कराएंगे जिन्हें आप शायद ही जानते हों। डेनिस ब्रायन की किताब आइंस्टाइन ए लाइफ में बताया गया है कि जब अल्बर्ट पैदा हुए तो उनके विकृत सिर और बहुत अधिक वजन को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग डर गए थे। 5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था। वैसे तो आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे आज की मॉडर्न फिजिक्स का एक पिलर माना जाता है। साल 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये उन्हें लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी करने पर मिला था। अल्बर्ट को स्कूल के सख्त डिसिप्लिन से नफरत थी, इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वे मात्र 16 साल की उम्र में अपना पहला शोध पत्र लिखने में सफल रहे। यह उनके कंपास से जुड़ा था, जिसमें चुंबकत्व बल पर चर्चा की गई थी। 1896 में अल्बर्ट को स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वे प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए थे, मगर उनके गणित में असाधारण परिणामों की वजह से दाखिला दे दिया गया। वो अलग बात है कि इसके साथ ही उन पर ये शर्त भी थोप दी गई थी कि अल्बर्ट हाई स्कूल भी जाएंगे और अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करेंगे। स्कूल टाइम में आइंस्टाइन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। उनके टीचर उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन गणित और विज्ञान के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में रुचि नहीं रखते थे और वे इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी में फेल हो जाया करते थे। एक बार तो आइंस्टाइन की एक टीचर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह दिया था। हाँ, इतना जरूर है कि वे चीज़ों को रटने से नफरत करते थे और वे उन विषयों का अध्ययन करने से मना करते थे जिनमें उनकी रुचि नहीं होती थी। स्कूल डेज में आइंस्टाइन ने अपनी मां को एक पत्र देते हुए कहा था कि अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। मां पत्र को पढ़कर मुस्कुराने लगी। मां को खुश देखकर आइंस्टाइन ने भोलेपन से पूछा कि मां, इसमें क्या लिखा है? इस पर उनकी मां ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बड़ा ही होशियार है और हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो इस बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए इसका दाखिला किसी दूसरे अच्छे स्कूल में करवा दें। ये सुनकर आइंस्टाइन की खुशी का ठिकाना ना रहा और वे पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर महान वैज्ञानिक बने। उनकी मां के देहांत के बाद एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी मां की अलमारी को खोला, जिसमें वो वर्षों पुराना पत्र भी रखा था। उसमें लिखा था कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इसके शरीर के हिसाब से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवा दें या फिर इसे घर में रखकर ही पढ़ा लें। आइंस्टाइन का फिजिक्स के प्रति जीवन भर आकर्षण रहा।
5 वर्ष की आयु से ही वे उन अदृश्य शक्तियों से मोहित हो गए थे जो उनके कंपास की सुई को घुमाती थी। जब अल्बर्ट बच्चे थे तो उन्हें उनके पिता ने एक कंपास उपहार में दिया था। वे कंपास के अंदर चुंबकों के घूमने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। 12 साल की उम्र में उन्हें सेक्रेड लिटिल ज्योमेट्री बुक मिली जिसे वो बड़े ही शौक से पढ़ते थे। आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड की एक गति सीमा है। उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में यही बताया गया है कि हाउ स्पीड अफेक्ट्स मास, टाइम एंड स्पेस। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट का मास यानी कि उसका द्रव्यमान इन्फिनिट हो जाता है और साथ ही उसे गति देने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी अनंत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रकाश की गति से तेज चलना असंभव है। उन्होंने तर्क दिया कि स्थान और समय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने स्पेस टाइम कंसेप्ट को इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि ऑब्जर्वर के लिए प्रकाश की गति को कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस और टाइम एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि रिलेटिवली बढ़ते और सिकुड़ते हैं। उनके सिद्धांत के आधार पर जब हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो समय थोड़ा धीमा चलता है। टाइम मूव्स ए टाइनी बिट स्लोअर। आइंस्टाइन ने अपने पेरिस में भाषण के दौरान कहा था कि यदि मेरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत सही साबित होता है तो जर्मनी मुझे जर्मन कहेगा और फ्रांस घोषित करेगा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ, और अगर मेरा ये सिद्धांत गलत साबित होता है तो फ्रांस कहेगा कि मैं जर्मन हूँ और जर्मनी घोषित करेगा कि मैं यहूदी हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद की कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अल्बर्ट के सिद्धांत ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव उन तरीकों से उत्पन्न होते हैं जिनमें वस्तुएं स्थान और समय को प्रभावित करती हैं। अल्बर्ट की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रहों की गति, सितारों का जन्म और मृत्यु, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विकास जैसी आश्चर्यजनक घटनाओं के संभव होने के तरीके का वर्णन किया है। उनके आविष्कारों में से एक 1905 में उनके द्वारा इजाद किया गया फेमस फार्मूला E=mc² था। अल्बर्ट ने बताया कि मैटर के छोटे छोटे कण जो दुनिया में सब कुछ बनाते हैं को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस अद्भुत सफलता ने 26 वर्षीय अल्बर्ट को एक स्टार बना दिया था। आइंस्टाइन शांतिवादी थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मनी छोड़ दिया। बाद में वे केवल 4 जर्मन बुद्धिजीवियों में से एक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन भागीदारी के लिए खुले तौर पर अपना विरोध व्यक्त किया था। वे कहते थे कि राष्ट्रवाद एक बचकानी बीमारी है, यह मानव जाति के लिए खसरा है। यह एक गलत धारणा है कि आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने परमाणु सिद्धांत पर वर्षों अनुसंधान किया, लेकिन वे सीधे तौर पर हथियार के विकास में शामिल नहीं थे। हाँ, E=mc² सहित रिलेटिविटी पर किए गए उनके कार्य दूसरे वैज्ञानिकों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। बाद में उनको इस पर अफसोस भी हुआ कि उनके द्वारा दिए गए ये सूत्र मानवता के लिए खतरा हो सकते हैं। आइंस्टाइन नाजियों के निशाने पर रहते थे। उन्होंने कई बार आइंस्टाइन के खिलाफ सम्मेलनों और पुस्तकों को जलाने का आयोजन किया। वे उनके सिद्धांतों को जूइश फिजिक्स मानते थे। नाजियों के लिए आइंस्टाइन एक शैतान का मानव अवतार थे।
नाजियों की धमकियों के डर की वजह से वे 1933 में जर्मनी से भाग गए और न्यू जर्सी में जाकर बस गए। जैसा कि उन्होंने प्रेस को बताया, मैं ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहता जहां व्यक्ति को बोलने और सिद्धांत की स्वतंत्रता के लिए कानून के समक्ष समान अधिकार ना दिए जाएं। एक बार जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि तीसरे विश्व युद्ध में कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चौथे विश्व युद्ध में क्या इस्तेमाल करेंगे। वे पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर मैं फिर से जवान हो जाऊं तो मैं आजीविका चलाने के लिए वैज्ञानिक, विद्वान या शिक्षक बनने की बजाय एक प्लम्बर या फेरी वाला बनना चाहूँगा, इस उम्मीद में कि मौजूदा परिस्थितियों में भी थोड़ी बहुत आज़ादी मिल सकती है। साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य और राजनीति में अनुभव की कमी की वजह से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फैशन पसंद नहीं था। आइंस्टाइन को मोजे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते थे कि जब मैं छोटा था तो मुझे पता चला कि मेरे पैर का अंगूठा और उंगलियां इतने बड़े हैं कि वो हमेशा मोजों में छेद कर देते हैं, इसलिए मैंने मोजे पहनना ही बंद कर दिया। वे आमतौर पर एक अंडरशर्ट, रस्सी से बंधी हुई बैगी ट्राउज़र और सैंडल पहनते थे। आइंस्टाइन का कहना था कि सामान्य ज्ञान कुछ और नहीं बल्कि 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मन में जमा हो गए पूर्वाग्रहों का एक भंडार है। उन्होंने ये भी कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो सीमित है, मगर कल्पना दुनिया को घेर लेती है। जब भी आइंस्टाइन को आराम की ज़रूरत होती थी तो वे संगीत बजाना पसंद करते थे। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। उनकी दूसरी पत्नी एल्सा ने बताया कि जब वो अपनी थ्योरीज के बारे में सोचते हैं तो संगीत इसमें बड़ी हेल्प करता है। वो अपनी स्टडी पर जाते हैं, वापस आते हैं और पियानो पर कुछ राग बजाते हैं, कुछ लिखते हैं और फिर से स्टडी रूम में चले जाते हैं। आइंस्टाइन पाइप धूम्रपान के भक्त थे। आमतौर पर जब वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रूटीन राउंड पर निकलते थे तो पाइप से निकलने वाले धुएं के बादलों से घिरे रहते थे। स्मोकिंग करने से एन्यूरिज्म यानी कि धमनी विस्फोट की संभावना लगभग 8 गुना बढ़ जाती है। आइंस्टाइन कहते थे कि 2 चीजें अनंत हैं, एक तो ब्रह्मांड और दूसरी मानवीय मूर्खता, और मैं अभी भी पहली यानी कि ब्रह्मांड के बारे में आश्वस्त नहीं हूँ। अपने 72वें जन्मदिन पर आइंस्टाइन अपने सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम से निकल रहे थे। उस वक्त कुछ फोटोग्राफर आए। उन्होंने अल्बर्ट से कैमरे के सामने मुस्कुराने को कहा, लेकिन वो तो उस कार्यक्रम के दौरान उस मुस्कान से पूरी तरह ऊब चुके थे। इसलिए उन्होंने मुस्कुराने की बजाय अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल दी। बाद में आइंस्टाइन को ये फोटो इतनी पसंद आई कि इसे अपने ग्रीटिंग कार्ड पर लगा दिया। आइंस्टाइन को हर दिन लाखों लोगों से अनगिनत पत्र मिलते थे, लेकिन वे हमेशा बच्चों द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब देने में रुचि रखते थे। एक बार एक छोटी लड़की ने एक पत्र में गणित में अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत की थी। इसके जवाब में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा कि गणित में अपनी समस्याओं के बारे में चिंता मत करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी गणित में समस्या अभी भी इससे बड़ी है। आइंस्टाइन से मिलने के लिए बहुत से नौजवान युवक आते थे और सभी का सवाल उनकी सफलता के राज से जुड़ा होता था। एक दिन एक युवा ने उनसे कहा, सर आप इस दुनिया में इतनी प्रसिद्धि पा चुके हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। क्या आप मुझे भी आपकी तरह महान बनने का मूल मंत्र बताएंगे?
जानते हैं इस पर भौतिक विज्ञानी का जवाब क्या था? केवल एक शब्द, लगन। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक युवा आइंस्टाइन अपने बालों को सलीके से व्यवस्थित करके रखते थे। ये अव्यवस्थित बालों वाला बदलाव साल 1904 में उनके बेटे के जन्म लेने के बाद आया। उस वक्त एक पेटेंट क्लर्क के रूप में वो परिवार की देखरेख में इतना खो गए कि उन्होंने नाई के पास जाना और कंघी करना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज उनके बालों का स्टाइल एक जीनियस हेयर स्टाइल माना जाता है। आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके शव का परीक्षण करने वाले पैथोलॉजिस्ट का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था। हार्वे ने परिवार से अनुमति लिए बगैर ही उनके मस्तिष्क को शव परीक्षण कक्ष से हटा लिया था। इसके बाद उनके शरीर को जला दिया गया और अज्ञात स्थान पर फेंक दिया गया। डॉक्टर हार्वे द्वारा आइंस्टाइन के ब्रेन को अलग अलग करने और तस्वीरें लेने के बाद उसके कुछ हिस्से को सावधानीपूर्वक काटा गया और जार में संरक्षित कर लिया। जब उनके दिमाग पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि उनके दिमाग में एक आम इंसान के दिमाग से ज़्यादा सेल्स थे। यही चीज़ उनके दिमाग को सबसे अलग बनाती थी। आज के युग में बोला जाता है जीनियस इज इक्वल टू आइंस्टाइन, लेकिन एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमज़ोर थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने सहकर्मियों के नाम, उनके टेलीफोन नंबर्स और ज़रूरी तारीखें भी याद नहीं रहती थी। हद तो तब हो गई जब उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो वे पास रखी डायरेक्टरी में अपना टेलीफोन नंबर खोजने लगे। सहकर्मी ने मजाक भरे लहजे में कहा कि आप अपना खुद का टेलीफोन नंबर कैसे भूल सकते हैं। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि किसी ऐसी चीज़ को भला याद रखने से क्या फ़ायदा जो उन्हें पास में रखी डायरेक्टरी से मिल जाए। आइंस्टाइन की याददाश्त से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा है। एक बार वो किसी दूसरे शहर के लिए ट्रेन से जा रहे थे। सभी यात्रियों की टिकट चेक करते हुए ट्रेन कंडक्टर उनके पास आया और टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन ने अपनी ट्रेन टिकट को अपनी जेब में ढूंढा। फिर जब वो वहाँ नहीं मिली तो अपने लगेज में ढूंढने लगे। जब ये यहाँ भी नहीं मिली तो ट्रेन कंडक्टर ने कहा, रहने दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने टिकट लिया होगा। इतना कहकर कंडक्टर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद जब कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन अब भी टिकट को खोज रहे हैं। उन्हें परेशान होते देख ट्रेन कंडक्टर ने फिर से कहा कि इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आइंस्टाइन ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि वो तो ठीक है, टिकट मिलने से कम ये तो पता चले कि मुझे जाना कहाँ है। आइंस्टाइन को नौकायन से बहुत प्यार था। वो एक अलग बात थी कि वे एक खतरनाक नाविक थे। कई बार तो वे अपनी नाव को पलट भी देते थे और कई बार उनको बचाने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वो तैरना नहीं जानते थे। आइंस्टाइन की मृत्यु 76 साल में 18 अप्रैल 1955 को एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म AAA यानी कि उदर महाधमनी के फटने से हुई थी। ये धमनी हृदय से पेट तक रक्त ले जाती है। अंत तक मृत्यु के बारे में इस महान वैज्ञानिक ने एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए रखा। आइंस्टाइन ने अपने डॉक्टरों से कहा, मैं जब चाहूँ तब जाना चाहता हूँ। कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना काम कर लिया है, अब जाने का समय है। माफ़ कीजिएगा, इस महान हस्ती के बारे में इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो अब साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, उनके इस प्रसिद्ध कोट के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।